हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज हम आपको बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि आजकल यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके इन्फेक्शन से कितने ही लोग भयंकर रूप से बीमार पड़े और अभी भी पड़ रहे हैं। यह बीमारी समय पर इलाज या ट्रीटमेंट न मिलने पर फेटल भी हो सकता है। इसीलिए इस डिजीज की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो इस डिजीज के बारे में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बर्ड फ्लू क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है, इसके बचाव या प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, साथ ही इसके इलाज के लिए सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, जो कि एक भयानक वायरल इन्फेक्शन है जो कि न केवल पक्षियों या बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है बल्कि अन्य एनिमल्स और मानव शरीर या ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट करता है। इन वायरसेस में से H5N1 नामक वायरस बर्ड फ्लू का सबसे कॉमन वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस के समान ही ये स्ट्रेन्स होते हैं जो बर्ड्स को इन्फेक्ट करने के साथ ह्यूमन बींग को भी इन्फेक्ट करते हैं और ह्यूमन बींग में यह इन्फेक्शन सिक या बीमार बर्ड्स द्वारा आता है और कंसिक्वेंटली अर्थात परिणाम स्वरूप यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। परंतु अभी भी ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से इस डिजीज के फैलने का कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी कुछ वैज्ञानिक इसे मनुष्य में पैंडेमिक के रूप में या महामारी के रूप में फैलने का डर एक्सप्रेस करते हैं। WHO के अनुसार सन 1997 में पहली बार बर्ड फ्लू के ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन की डिस्कवरी हुई, जिसमें इन्फेक्टेड लोगों में से 60% से अधिक लोग मारे गए। बर्ड फ्लू कई टाइप्स के होते हैं, पर H5N1 नामक वायरस पहला वायरस रहा है जिसने ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट किया। फर्स्ट इन्फेक्शन 1997 में हांगकांग में पाया गया। H5N1 कॉमनली जंगली चिड़ियों जैसे बत्तख, हंस आदि के मांस खाने से इन्फेक्शन द्वारा होता है और डोमेस्टिक पोल्ट्री, जहाँ पालतू पक्षियाँ पाली जाती हैं, उनसे भी स्प्रेड कर जाती है। यह डिजीज मनुष्य के शरीर में इन्हीं इन्फेक्टेड बर्ड्स के एक्सक्रीटा या उत्सर्जन पदार्थ या मलमूत्र द्वारा नेजल सिक्रेशन और माउथ और आइस के सिक्रेशन से भी स्प्रेड करता है। पक्षियों का मांस और अंडे प्रॉपर्ली कुक्ड या पके न होने पर अगर उनको खाया जाए तो भी उससे इस इन्फेक्शन के होने का खतरा रहता है। इसीलिए पक्षियों के अंडे और उनके मांस को कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाना चाहिए, जिससे इस इन्फेक्शन के वायरस मर जाते हैं और डिजीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, एक नजर इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स पर भी डालते हैं। क्योंकि बीमारी के वायरस H5N1 काफी समय तक सरवाइव करते हैं और बीमार बर्ड्स के मल या फिशीज, उनके सलाइवा आदि से या उनके छूने से या उनके कांटेक्ट में आने से ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए कुछ नीचे दिए स्पेसिफिक लोगों में इस इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटीज या संभावना ज्यादा होती है। जैसे पहला, मुर्गी पालने वाला किसान। दूसरा, अफेक्टेड जगहों पर ट्रेवल करने वाला व्यक्ति। तीसरा, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड पक्षियों के क्लोज कांटेक्ट में रहता हो। चौथा, जो व्यक्ति कम पका हुआ या अध पका अंडा या मांस खा ले, मतलब पक्षियों का अंडा या मांस खा ले। पांचवा, इन्फेक्टेड मरीजों की देखभाल करने वाला व्यक्ति या ऐसे पर्सन्स जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के परिवार के मेंबर्स में से हों। तो फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं कि बर्ड फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं। बर्ड फ्लू के सिम्टम्स जनरली फ्लू के सिम्टम्स की तरह ही होते हैं, पर कभी कभी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी मतलब सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है। H5N1 के इन्फेक्शन होने पर खांसी या कफ, डायरिया या दस्त, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार, सिर दर्द, कभी कभी बहुत तेज सिर दर्द, मांसपेशियों मसल्स में जकड़न वाला भयंकर दर्द, शरीर फूटने जैसा लगना, नाक बहना मतलब रनिंग नोज, गले या थ्रोट में सोरनेस या स्वेलिंग जिसको सूजन भी कहते हैं आदि इस रोग के मेन सिम्टम्स होते हैं। बर्ड फ्लू के मरीज के केयर लेने वाले डॉक्टर्स या अटेंडेंट्स को अपना भी प्रॉपर केयर करना चाहिए और इस रोग से प्रिवेंशन या बचाव का प्रयास करना चाहिए। इन सिम्टम्स के अपीयर होते ही पेशेंट को किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही बर्ड्स जनरेटेड एग्स या मीट खाने पर या बर्ड्स के साथ कॉन्टैक्ट होने के 10 दिन के अंदर ये सिम्टम्स यदि डेवलप हो तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बर्ड फ्लू और ह्यूमन फ्लू अगर साथ हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये फेटल भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब इस रोग के डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। H5N1 की डायग्नोसिस RT-PCR द्वारा मेनली किया जा सकता है। RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें पेशेंट के नोज या थ्रोट या दोनों में से म्यूकस निकाल कर टेस्ट किया जाता है, मतलब उसका कल्चर किया जाता है, जिससे H5N1 वायरस की प्रेजेंस को डिटरमाइन किया जा सकता है। कभी कभी एलिजास टेस्ट या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा WBC डिफरेंशियल मतलब WBC का काउंट देखा जाता है। एक्सरे करके चेस्ट
में इन्फेक्शन को चेक किया जाता है। ऑक्सीमीटर द्वारा ऑक्सीजन की परसेंटेज प्रेजेंस को भी चेक किया जाना चाहिए। साथ ही लंग्स, हार्ट और किडनीज के फंक्शनिंग का भी प्रॉपर चेकअप करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब इस रोग के इन्फेक्शन से प्रिवेंशन या बचाव की बात करें तो खुले में बिकने वाले खाने पीने की चीजों को अवॉइड करना चाहिए और जिन एरियाज में बर्ड फ्लू फैला हो वहाँ जाना भी अवॉइड करना चाहिए। साथ ही अधपके या कम पके हुए अंडे और चिकन आदि खाना या पक्षियों का मांस खाना एकदम अवॉइड करना चाहिए। घर में पकाने पर बहुत ही हाई टेम्परेचर मतलब कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस का यूज करना चाहिए, जिससे कि इसके वायरसेस के मरने की संभावना बढ़ जाती है और काफी हद तक जो है इस टेम्परेचर पकाए हुए अंडे या मांस को खाना सुरक्षित रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका आपको बेहद इंतजार रहता है और वह है बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के इलाज के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली दवा है जेल्सीमियम सेम्परवायरेंस। इसमें प्रेजेंट जेल्सीमाइन और जेल्सीमिनाइन नामक एल्कोलॉइड्स की वजह से यह मेन मेडिसिन की तरह से फ्लू में न केवल रेमेडी देता है बल्कि प्रिवेंशन का काम भी करता है। यह पेशेंट को फीवर, डलनेस, वीकनेस, कपकपी और कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है, मतलब उससे बचाता है। पेशेंट अपना सिर मुश्किल से उठा पाता हो, आंखें मुंदी जा रही हो, उनमें जलन हो, थ्रोट की सूजन बदतर हो गई हो, मतलब पहले तो सूजन थी और बढ़ गई हो, हाथ पांव कांप रहे हो, चिलनेस हो, राइगर्स या कपकपी आ रही हो, प्यास तो कम महसूस हो पर जीभ पर सफेद या पीलापन लिए कोटिंग हो या परत जम गई हो, पेशेंट ज्यादातर समय ड्राउजी फील करे और सोते रहने में ही अपना समय बिताए या हमेशा सोता रहे, ऐसे कंडीशंस में जेल्सीमियम 30 की रिपीटेड डोजेस से बहुत लाभ मिलता है। दूसरी बहुत ही कारगर दवा है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यह क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों ही तरह के मेडिसिन का काम करती है। जब पेशेंट को इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होने लगे, तेज फीवर, सिर दर्द एकदम थ्रॉबिंग टाइप का हो, मतलब दमकता हो सिर दर्द हो, ऐसा लगे जैसे सिर चटक जाएगा, चक्कर आए या वर्टाइगो हो, चिलनेस फील हो, जॉइंट और मसल्स में भयंकर पेन हो, नौशिया फील हो, मतलब उकाई फील हो या उल्टी हो, तब यूपेटोरियम परफोलिएटम की 30 पोटेंसी की रिपीटेड डोजेस बहुत ही यूजफुल होती है। तीसरी और बहुत ही सिग्निफिकेंट मेडिसिन है बेलाडोना। जब पेशेंट के इन्फेक्ट होने पर तेज बुखार हो, सिर दर्द ऐसा हो मानो दमक रहा हो या थ्रॉबिंग पेन हो, चेहरा लाल हो जाए, प्यूपिल्स डायलेटेड लगे, मतलब ऐसा लगे जैसे पुतलियां फैल गई हो, हाई टेम्परेचर के बावजूद भी हाथ और पैर ठंडे हो या चिलनेस हो, सिर दर्द से ऐसा लगे मानो सिर ही फट जाएगा, दोपहर में 3 बजे के बाद हालत और बदतर हो जाए या एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम्स होने लगे, तब बेलाडोना 30 या 200 पोटेंसी में दिए जाने पर पेशेंट को बहुत जल्द आराम मिलता है। चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्रायोनिया। इसका पूरा नाम ब्रायोनिया एल्बम है। जब पेशेंट के सिर के बैक में दर्द हो, मतलब पीछे की तरफ दर्द हो, सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हो, साथ में शरीर में दर्द भी बढ़ रहा हो, पेशेंट की हालत कभी भी बदतर हो सकती है ऐसा महसूस हो, पेशेंट अकेलापन चाहता हो और बहुत चिड़चिड़ा हो गया हो, शरीर के राइट साइड में सिम्टम्स ज्यादा बदतर हो, प्यास बहुत ज्यादा लगे कि बार बार पानी पीना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फील हो, ऐसे में ब्रायोनिया 30 की रिपीटेड डोजेस से बहुत जल्द आराम मिलता है। पांचवी दवा है वेराट्रम विरिडी। जब पेशेंट के चेस्ट, स्पाइन और अन्य अंगों में कंजेशन फील हो, सूजन के साथ वायलेंट पेन हो, जोड़ों में दर्द हो, मसल्स में पेन हो, एक्यूट रियूमेटिज्म फील हो, हाई फीवर विथ रैपिड पल्स हो, पेशाब या यूरिन में भी रेडिशनेस हो, जीभ व्हाइट या येलोइश कोटेड हो, मतलब उसमें सफेद या येलोइश परत पड़ जाए, पेशेंट को ठंडा और सीवियर पर्सपिरेशन या पसीना आए, बच्चों के केस में अगर कन्वल्जन्स या दौरे पड़े, पल्स कभी तेज या कभी स्लो हो जाए, तो ऐसे में वेराट्रम विरिडी के 30 पोटेंसी की रिपीटेड डोजेस लेने से शीघ्र रिलीफ मिल जाता है। छठवीं दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन या रस्टक्स। जब पेशेंट को बेचैनी, रेस्टलेसनेस और दर्द हो, होठों पर छाले हो जाएं, पेशेंट को गर्म पानी पीना अच्छा लगे क्योंकि थ्रोट में पेन होने की वजह से ठंडा पानी पीने या नॉर्मल पानी पीने में दिक्कत होती है, पेशेंट के शरीर में चिलनेस भी हो, तो उसमें रस्टक्स 30 पोटेंसी की रिपीटेड डोजेस बहुत कारगर साबित होती है। इनके अतिरिक्त एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर नामक दवाई जो है होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलीफ देने की एक अत्यंत सिग्निफिकेंट दवा का कार्य करती है। अगर पेशेंट को अस्थमा जैसी समस्या हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्थित लंग्स में कंजेशन हो, एल्वियोलाई में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगे, खांसी आए पर बलगम का एक्सपेक्टोरेशन न हो पाए, मतलब बलगम निकल न पाए, तो एस्पिडोस्पर्मा क्यू या एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी का काम करती है। बर्ड फ्लू डिजीज एक भयंकर बीमारी है और बहुत जल्द ही इसके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज बहुत ही केयरफुली और टाइमली लेना चाहिए। इसके लिए 6 दवा की 30 पोटेंसीज, मतलब जेल्सीमियम, यूपेटोरियम, बेलाडोना, ब्रायोनिया, वेराट्रम विरिडी और रस्टक्स सभी की 1-1 ग्राम क्वांटिटी लेकर एक बड़ी कांच की शीशी में मिलाकर एक मिक्सचर टाइप का बना लेना चाहिए। अब उस मिक्सचर की 3 से 4 बूंद 1/4 कप या चौथाई कप पानी में मिलाकर शुरू में 3-4 घंटे के इंटरवल में बार बार देना चाहिए, मतलब रिपीटेडली देना चाहिए। सिम्टम्स की तेजी कम होने पर यही इंटरवल बढ़ाकर 4-5 घंटे में दिन भर में कम से कम 5-6 बार दे देना चाहिए। साथ ही रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी में यदि प्रॉब्लम ज्यादा हो तो एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर 1-1 घंटे के इंटरवल में देना चाहिए। आराम मिलने पर यही 10-10 बूंद दिन में 3-4 बार देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इस वीडियो को भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स
फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम 10 से 20 लोगों तक यह वीडियो आप पहुंचा सकें, जिससे वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार, बाय बाय।